Hello students, this is CP Chawla and welcome back to my channel Futures Commerce Classes FCC। अच्छा बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रो रेटा स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी भी लगता है और डिफिकल्ट भी लगता है, बट अगर हम इसे कंसेप्टली समझ के चलते हैं तो ये बहुत ही इजी है और इससे सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। कुछ बच्चे होते हैं रट्टा लगाते हैं कि फर्स्ट वाली एंट्री इस अमाउंट से करनी है, सेकंड वाली एंट्री इस अमाउंट से करनी है, बेटे उससे क्वेश्चन क्या होगा और डिफिकल्ट लगेगा। जरा से उसमें कुछ पॉइंट में चेंज आ गया जो आपने नहीं समझा है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसे रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो जर्नल पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से आपको क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज्यादा बच्चे 16 to 18 मार्क्स की है। तो अगर आप अकेला चैप्टर ही अच्छे से समझ लेते हैं तो यू कैन स्कोर अप टू 18 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रो रेटा। नाउ देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उतने शेयर सब्सक्राइब हो जाएं। जो सब्सक्रिप्शन है वो इशू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे सपोज करो कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आई है ओनली फॉर 9,000 शेयर। अब कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, यानी पब्लिक को बोल रही है कि मैं 10,000 शेयर सेल करने के लिए रेडी हूं, लेकिन पब्लिक को वो कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है तो कंपनी के पास से सिर्फ एप्लीकेशन आई है 9,000 शेयर के लिए। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो नंबर ऑफ शेयर जितने इशू किए हैं उससे कम है। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी जर्नल एंट्री है, अलॉटमेंट की है, एप्लीकेशन की है, फर्स्ट कॉल की है, जो भी एंट्री है वो किससे होंगी, 9,000 से होंगी। जैसे सपोज करो 10 रुपए का 1 शेयर है 253, यानी कंपनी 2 रुपीज डिमांड कर रही है एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे एंड 3 रुपी फॉर फर्स्ट कॉल। अब जितनी भी एंट्रीज हैं, एप्लीकेशन की 20, अलॉटमेंट की 20, फर्स्ट कॉल की 20, ये सारी की सारी एंट्रीज किस अमाउंट से होंगी, 9,000 से होंगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो इश्यूड शेयर्स हैं उनको इग्नोर करेंगे, किसे देखेंगे हम, जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, यानी सारी एंट्रीज आप पास करेंगे अकॉर्डिंग टू 9,000 शेयर्स। ठीक है, यानी अगर बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब 9,000 इंटू 2 18,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे। सिमिलरली अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 9,000 इंटू 5, फिर बैंक की एंट्री सेम शेयर से करेंगे 9,000 इंटू 5, फर्स्ट कॉल 9,000 इंटू 3। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज इस तरह से पास करेंगे इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहां आती है कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आगे सपोज करो 18,000। अब कंपनी तो जब 10,000 शेयर इशू किए हैं तो कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई है, 18,000 शेयर्स की। अब कंपनी के पास क्या चॉइस है, कंपनी के पास 3 चॉइसेस होती हैं। वो क्या चॉइसेस हैं कि कुछ जो शेयर होल्डर हैं उनको तो वो फुल शेयर इशू करते, जैसे कि नाउ सपोज करो, चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो मेरे पास 10 टॉफीज है, ठीक है, और मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें ये टॉफीज चाहिए, तो मेरे पास क्या चॉइस है, एक चॉइस तो ये है कि 10 को मैं रिजेक्ट कर दूं कि मेरे पास 10 टॉफीज है, मैं आपको 10 नहीं दे सकती हूँ, तो 10 स्टूडेंट्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया और जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 10,000 टॉफीज उनको मैंने 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, दूसरी चॉइस क्या है
कि जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, नहीं मैंने इसको तो देनी ही देनी है। अब मेरे पास ट्रॉफीज कितनी है 10 और स्टूडेंट्स कितने हैं 20, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स को तो मैंने कर दिया रिजेक्ट कि मैं आपको कोई ट्रॉफीज नहीं देने वाली, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो बाकी 5 हैं वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने 5 ट्रॉफीज दे दी, ठीक है। मेरे पास 10 थी, 5 मैंने दे दी, अब मेरे पास कितनी बची है रिमेनिंग 5, और यहाँ स्टूडेंट्स कितने बचे हैं 10, 20 स्टूडेंट्स आए थे, 5 को मैंने बोला मैं आपको कोई ट्रॉफी नहीं देने वाली हूँ, मैंने उनको वापस भेज दिया, ठीक है। जो 5 मेरे फेवरेट थे उनको मैंने फुल ट्रॉफी दे दी, हर एक स्टूडेंट को एक ट्रॉफी दे दी, तो मैंने कितनी ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दी 5, 10 में से 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 5 अभी भी मेरे पास बची हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे हैं 10। अब मैंने इनको क्या किया रेशियो में दे दिया 5:10 यानी 1:2, यानी मैंने जो 5 ट्रॉफीज थी वो 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी ईच स्टूडेंट को कितनी ट्रॉफी मिली हाफ ट्रॉफी मिली। यहाँ मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया, मेरे पास 5 ट्रॉफीज थी लेकिन 10 स्टूडेंट से तो मैंने रेशियो में बांट दी, यानी जो मेरे पास 2 ट्रॉफीज देने के लिए आएगा उसे मैं कितनी ट्रॉफी दूंगी 1 ट्रॉफी दूंगी, इसका मतलब जो मेरे को 1 ट्रॉफी लेने आएगा उसको मैं कितनी ट्रॉफी दूंगी हाफ ट्रॉफी दूंगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 2:1 कि जो मेरे पास, अगर मैं शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जो शेयर होल्डर 2 शेयर्स लेने के लिए आएगा उसे मैं कितने शेयर दूंगी 1 शेयर दूंगी। तो जब हम शेयर को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा, यानी अब कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन आई है 18,000 और शेयर इश्यू हुए हैं 10,000, तो कंपनी के पास भी सिमिलरली 3 चॉइस है। वो 3 चॉइस क्या है कि कुछ शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर दे कि मैं आपको कोई भी शेयर इश्यू नहीं करूंगी, और जो फेवरेट शेयर होल्डर है उनको फुल अलॉटमेंट दे दे कि ठीक है आपने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको पूरे 2000 शेयर मिलेंगे। और जो रिमेनिंग शेयर है, जैसे रिमेनिंग ट्रॉफीज मैंने रेशियो में दी हैं प्रो रेटा में दी हैं, तो रिमेनिंग शेयर को वो प्रो रेटा बेसिस पे इशू कर सकती है, यानी अगर कोई शेयर होल्डर सपोज करो 2 शेयर की डिमांड करता है तो कंपनी बोल सकती है मैं तुम्हें 2 शेयर नहीं दे सकती, मैं आपको 1 शेयर दे सकती हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब कंपनी कैसे करती है, क्या इसकी अकाउंटिंग करती है, वो हम आराम से सीखेंगे। फाइन, पहले आप इसके कंसेप्ट को क्लियर करो। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल में चलें, ठीक है, एप्लीकेशन आई है 18,000 की और शेयर प्राइस है सपोज करो 10 रुपी, 2 रुपीज देने होते हैं आपको एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब 10,000 एप्लीकेशन इशूड शेयर है और 18,000 एप्लीकेशन है, तो कंपनी सपोज बोलती है अपने शेयर होल्डर को कि जो 5,000 शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मैं कोई भी शेयर नहीं देने वाली, यानी उनके एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है जिसने, कंपनी ने उसको 0 शेयर दिए हैं, कोई शेयर इशू नहीं किया है, तो कंपनी जो 5,000 के ऊपर 2 रुपी आया है उसे क्या कर देगी रिफंड कर देगी, ठीक है। और जो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी के फेवरेट शेयर होल्डर हैं, कंपनी कह रही ठीक है भाई मैं तो आपको पूरे 2,000 शेयर इशू कर दूंगी, ठीक है। अब कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, 2,000 उसने इशू कर दिए, 8,000 शेयर अभी भी पड़े हैं, और 18 में से 7 एप्लीकेशन ऑलरेडी 7,000 एप्लीकेशन को आपने सेटल कर दिया है, बाकी कितनी बची है 11,000, ठीक है। 5,000 रिजेक्ट कर दी, नो शेयर। 2,000 वाले को बोला मैं आपको पूरे शेयर दे रही हूँ, पूरे 2,000 शेयर उसको दे दिए। अभी भी 11,000 एप्लीकेशन है, अब इसका कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है एप्लीकेशन तो आई है 11 लेकिन मेरे पास शेयर पड़े हैं 8,000, तो मैं आपको रेशियो में प्रो रेटा में दे देती हूँ, यानी जो 11,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसे 8,000 शेयर दे रही है, यानी रेशियो क्या बन रहा है, अगर हम रेशियो में लिखें यानी जो 11 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है कंपनी उसको सिर्फ 8 शेयर दे रही है, ठीक है। अब जब अप्लाई करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मनी इसने सेंड की होगी, जब अप्लाई किया होगा 11,000 शेयर ने, अब यहाँ पे सबने एप्लीकेशन दी है, 5,000 वाले ने भी एप्लीकेशन दी है,
₹2 के हिसाब से, यानी इसने कंपनी को कितना अमाउंट पे कर दिया है, 10,000 पे कर दिया, ठीक है। 2000 वाले ने भी पे किया है 4000, तो इसको तो उसके शेयर मिल गए, इससे 4000 रुपीज दिए थे तो उसको 4000 अमाउंट के शेयर मिल गए। अब जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा 11,000 ने इंटू 2, 22,000 कंपनी को दिए, ठीक है। इन्होंने कंपनी को 10,000 दिए, इन्होंने कंपनी को 4000 दिए 2 से मल्टीप्लाई करके, इन्होंने कंपनी को 22,000 दिए 2 से मल्टीप्लाई करके। अब कंपनी को इसकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब कंपनी के पास ये जो पैसे आए हैं, ये जो अमाउंट आया है, ये अपनी बुक्स में कैसे शो करेगी, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी। देखिए, ये जो 10,000 रुपीज आए हैं, कंपनी ये तो रिफंड कर रही है, जब उन्हें कोई शेयर नहीं दे रही है तो इनका पैसा भी क्या करेगी, रिफंड कर देगी, तो इसे तो रिटर्न कर देगी, रिफंड कर देगी, ठीक है। इनका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आया नहीं, इन्हें तो पूरे शेयर मिल गए, 2000 के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर इश्यू हो गए, इनकी कोई भी एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास नहीं है। एक्स्ट्रा मनी किसकी है, इसकी है, इसने अप्लाई किया था 11,000 शेयर के लिए, तो एप्लीकेशन के साथ ₹2 दिए, तो कंपनी के पास कितना अमाउंट आया, कंपनी के पास आया 22,000, लेकिन कंपनी शेयर कितने दे रही है इन्हें, 8,000, ठीक है। तो 8,000 इन्हें शेयर दे रही है, तो उस हिसाब से तो इन्हें 16,000 पे करना चाहिए था, ठीक है। 8,000 शेयर दे रही है, ₹2 एप्लीकेशन के हिसाब से इन्हें 16,000 पे करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 11,000 के हिसाब से 22,000 पे किया है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, मेरे 6,000 रिटर्न करो, ये बोलेगा ना कंपनी को कि जब मैंने 11 के लिए अप्लाई किया था, आप मुझे 8,000 शेयर दे रहे हो, तो मैंने आपको 22,000 दिए हैं और आप मुझे शेयर दे रहे हो 16,000 के, तो मेरे 6,000 रुपीज रिटर्न करो, रिफंड करो, ये बोलेगा ना शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी आपको क्या ऑप्शन दे सकती है, कंपनी ऑप्शन दे सकती है शेयर होल्डर को, देखिए ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे पास तुम्हारे 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, लेकिन आपने मुझे अलॉटमेंट में देने हैं ना ₹5, मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगी, मैंने आपको 8,000 रुपीज दिए हैं, 8,000 शेयर दिए हैं, 5 के हिसाब से 40,000 आप मुझे अलॉटमेंट पे दोगे, तो आप ऐसा करना 40,000 मत देना, 6,000 मैं मानूंगा आ चुके हैं, आप मुझे जस्ट 34,000 दे देना, ऐसा कंपनी बोल सकती है ना। नाउ सपोज करो मुझे एक स्टूडेंट जो है 5,000 पर मंथ देता है, ठीक है, लेकिन किसी मिस्टेक की वजह से सपोज करो ऑनलाइन पेमेंट करते हुए उसने मुझे 6,000 दे दिए। अब मेरे पास क्या चॉइस है, एक तो चॉइस ये है कि मैं उसके 1,000 एक्स्ट्रा रुपीज रिटर्न कर दूं, दूसरी चॉइस ये है कि मैं उससे बोलूं नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे 5,000 ना देना, 1,000 मैं मान लूंगी आपके एक्स्ट्रा मेरे पास आ चुके हैं, आप मुझे नेक्स्ट मंथ 4,000 रुपीज पे कर देना, ऐसा पॉसिबल है ना। तो दो चॉइसेस हो गई, या तो मैं उसके 1,000 रिफंड कर दूं, या फिर मैं उससे बोलूं कि नेक्स्ट जब आप मुझे फीस देंगे तो उसमें 1,000 आप मुझे लेस दे देना। यही कंपनी बोलती है, कंपनी बोलती है ठीक है आई एग्री कि आपके 6,000 मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन आप मुझे अलॉटमेंट मनी भी तो देनी है ना, तो अलॉटमेंट मनी आपने मुझे कितनी देनी है, 40,000 देनी है, तो आप मुझे अलॉटमेंट मनी मत देना 40,000, 6,000 लेस करके 34,000 पे कर देना। बस यही है प्रो रेटा का कंसेप्ट कि कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आती है विच इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी कुछ शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर देती है कि हम आपको कोई शेयर नहीं देने वाले हैं, कुछ शेयर होल्डर को फुल शेयर दे देती है और कुछ शेयर होल्डर को प्रो रेटा बेसिस पे दे देती है। तो उनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसकी अकाउंटिंग कंपनी कैसे करती है, अगर हम प्रैक्टिकली लॉजिकली इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, हमें बिल्कुल रटा नहीं लगाना होता कि फर्स्ट एंट्री इस अमाउंट से करनी है, सेकंड एंट्री इस अमाउंट से करनी है, आपको कुछ भी नहीं, आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। अकाउंटिंग रटा नहीं है, अकाउंटिंग लॉजिक है, अकाउंटिंग तो मैथ्स जैसा ही है ना, मैथ्स में 2 + 2 4 ही होगा, प्लस कभी भी 2 + 3 5 नहीं होगा, तो अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसमें भी लॉजिक है, उनको फॉलो करो, इन्हें रट्टा मत लगाओ, ठीक है। अब कंपनी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी अपनी बुक्स में, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं
और उस टेबल से सारी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। वो टेबल कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले कंपनी गई, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 10,000 इशू किए और 18,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से जो 5,000 से कंपनी ने उनको कोई शेयर इशू नहीं किया है, 2,000 को फुल शेयर इशू कर दिए हैं और जो रिमेनिंग 11,000 है, ये टोटल 18 होनी चाहिए, ठीक है, उनको 8,000 शेयर इशू किए हैं। तो इसका टोटल 10 होना चाहिए, इसका टोटल 18 होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। वो टेबल क्या है, देखो सबसे पहले शेयर अप्लाइड, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई वो लिखेंगे और कितने शेयर इशूड हुए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। देन अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है और एक्चुअल में कितना करना चाहिए था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, कंपनी उसके दो ऑप्शन रखेगी, पहली जैसे मैंने आपको बताया या रिफंड कर दे, या फिर जैसे मैंने बोला नेक्स्ट मंथ फी एडजस्ट कर दे, तो कंपनी बोलेगी या तो अपने पैसे वापस ले लो, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि मैं आपके अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दूंगा। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक से रिफंड कर दे या फिर वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले, ठीक है। बस आपको ये टेबल बनाना है और आपका प्रो डेटा क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेयर कितने अप्लाई हुए हैं, 5,000, तो शेयर अप्लाइड 5,000, लेकिन उन्हें इशू कितने किए हैं, 0। इन्होंने हमारे क्वेश्चन में अमाउंट कितना पे किया है, 10 रुपए का शेयर है, 2, 5, 3, तो 2 एप्लीकेशन मनी दी है, तो 5,000 इंटू 2 10,000 रुपी कंपनी को पे कर दिए हैं अमाउंट रिसीव। जब इन्हें 0 शेयर मिले हैं तब क्या इनसे कोई अमाउंट रिसीव होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो अमाउंट टू बी रिसीव कितना है, 0। अब 10,000 कंपनी के पास पड़े हैं, अब इन्हें तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं रही है, तो इनके तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे नहीं, तो एक ही चॉइस है कंपनी के पास, जिससे शेयर नहीं मिले उनका पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड ही होगा, तो 10,000 बैंक से रिफंड कर देगी। जब इन्हें शेयर ही नहीं मिले तो बच्चे इनका अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट का तो कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि इनके सारे पैसे हमें रिफंड ही करने हैं, क्लियर। अब जो शेयर जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उन्हें कितने इश्यू हो रहे हैं, 2,000, उनका कितना अमाउंट रिसीव करना चाहिए था, 2,000 इंटू 2, 4,000 उन्होंने पे किया, और अमाउंट टू बी रिसीव्ड आना कितना चाहिए था, 2,000 के बदले 2,000 ही मिले, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड 4,000। क्या इनका कुछ एक्स्ट्रा कंपनी के पास है, नो, 4,000 आने चाहिए थे और 4,000 ही इन्होंने पे किए हैं, तो कंपनी के पास इनका कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, तो ना तो ये बैंक से रिफंड होगा, ना ही अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, सॉरी 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इश्यू कितने हुए हैं, 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ 11,000 के लिए अप्लाई किया, इंटू 2 22,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, लेकिन अगर शेयर 8 मिले हैं तो होने कितने चाहिए थे, 8 इंटू 2 16,000 रुपीज रिसीव होने चाहिए थे। इनकी एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास है, अब दो चॉइसेस है, या तो रिफंड कर दे या अलॉटमेंट दे देते, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अगर शेयर इश्यू किए हैं तो वो रिफंड नहीं करती, वो कहां कर देगी, जस्ट अलॉटमेंट में। अब 6,000 रुपीज अलॉटमेंट में कंपनी के पास ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, तो जब कंपनी ड्यू की एंट्री करेगी वो तो फुल अमाउंट से करेगी, ठीक है, लेकिन जब बैंक में रिसीव की एंट्री करेगी तो 6,000 ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, तो उनको बैंक की एंट्री में से डिडक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी सीखते हैं, ठीक है। अब हमारी टोटल में ये शेयर अप्लाई कितने हुए, 18, इशू कितने हुए,
ठीक है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, ये हो गया 22, 26, 36,000, ठीक है। और रिसीव कितना होना चाहिए था, 20, 10 तो बैंक से रिटर्न कर दिए और 6 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। देखो हो गया पूरा, 36,000 आए, जिसमें से 20 आने चाहिए थे। कंपनी के पास 16,000 एक्स्ट्रा है रुपीज, जिसमें से 10,000 कंपनी ने वापस कर दिए, रिफंड कर दिए, और 6,000 कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। ये जो 16,000 एक्स्ट्रा आए थे, इसकी अकाउंटिंग कंपनी ने कैसे की है, 10,000 उसको रिफंड कर दिया है और 6,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया है और लॉजिकली समझना इसे, कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट क्लियर करना बच्चे, इसमें कुछ रट्टा नहीं है। ठीक है, अब कंपनी इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। फाइन, आपको पता है कि 36 जो है रिसीव किए हैं, जो जर्नल एंट्री करेंगे ना वो ये लास्ट अमाउंट से करेंगे, 36, 20, 10, 16। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपनी के पास क्या आई होगी, एप्लीकेशन मनी आई है। एप्लीकेशन मनी किसके अकॉर्डिंग आई है, 18 के, 36,000 था ना, तो पहली एंट्री, कुछ बच्चे लर्न करते हैं, पहली एंट्री 36 के, दूसरी 20, तीसरी 16, ऐसे नहीं। आपको लॉजिकली देखो ना, जब एप्लीकेशन आई है 18 के हिसाब से तो 2 रुपीज आए हैं, तो कितने रिसीव किए एप्लीकेशन में, सिंपल है, 36,000 रिसीव किए हैं। तो बैंक की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया, 36,000। ठीक है बच्चे, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, नरेशन लिखना नहीं भूलना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन का हिसाब करेंगे। ठीक है, अब सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री में कंपनी ने क्लियर कर देना है कि 36,000 अपनी बुक्स में कैसे शो करेगी। तो शेयर एप्लीकेशन में आए हैं, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट 36,000। अब ट्रांसफर की एंट्री है, टू शेयर कैपिटल, सिंपल बच्चे, शेयर कैपिटल यानी उसने इशू कितने किए हैं, कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000, और हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री होती है इंटू 2, 20,000 गए शेयर कैपिटल में। ठीक है, अगर आप टेबल से भी देखें, टेबल से देखें, पहली एंट्री में क्या था, 36,000, ठीक है, जिसमें से 20 गए शेयर कैपिटल में, अब बाकी 16 का हिसाब रह गया। 16 में मैंने आपको बताया 10,000 चले गए, रिटर्न कर दिए, रिफंड कर दिए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, टू बैंक, ये 36, ये 36,000 का क्या किया था, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे, टू अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आप एंट्री टेबल से बना रहे हैं, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 36 टेबल में था। ठीक है, अब ये 36 की कैलकुलेशन में 3 पार्ट में करी थी, 20, 10, 6। शेयर कैपिटल में कितने जाते हैं, हमेशा फेस वैल्यू जाती है। अगर आप बिना टेबल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शेयर कैपिटल में क्या जाता है, फेस वैल्यू जाती है, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखेंगे। जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं टू बैंक, उनके पैसे रिटर्न कर दो, और जिन्हें अलॉट हुए हैं इनके कितने एक्स्ट्रा हैं, 3,000 शेयर एक्स्ट्रा ना, 3,000 इंटू 2, 6। ठीक है, तो जो बच्चे बिना टेबल के समझ सकते हैं, बिना टेबल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंट्री फेस वैल्यू से होती है। जिनको शेयर इशू नहीं हुए, 5,000 इंटू 2, उनकी मनी रिफंड कर दो, और जिनको शेयर प्रोरेटा में इशू हुए हैं, 11 के बदले 8 मिले हैं, 3,000 शेयर एक्स्ट्रा है, 3,000 इंटू 2, 6, वो कहाँ एडजस्ट होंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना, ड्यू की एंट्री में हमेशा ये नहीं करना कि आपने 6,000 माइनस करके करनी है। ड्यू की एंट्री आपकी फुल अमाउंट से होगी। 5 रुपीज है, 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, 10,000 इंटू 5,
50,000 से होगी ड्यू की एंट्री, इसका इफेक्ट जो है बैंक की एंट्री में होगा। तो सेकंड एंट्री जो बैंक की एंट्री है बच्चे, बैंक की एंट्री के साथ लेस करके शो करेंगे। देखो जितने से ये डेबिट है, मैंने आपको बोला हमेशा उतने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। जिसमें से 6,000 ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने बचते हैं, 44,000। ठीक है, तो 6,000 अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50,000 हो गए ना। तो बैंक में कितने आएंगे, 44। आप इशू कितने कर रहे थे, सॉरी ड्यू कितने कर रहे थे, 50। आप शेयर होल्डर को बोल रहे थे कि मेरे 50,000 ड्यू है, लेकिन शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, 6 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ एडवांस। ठीक है, तो 44,000 आप रिसीव करोगे बैंक में। अगर हम देखें तो 50,000 से डेबिट है, 44 से क्रेडिट और 6 से क्रेडिट, तो 50 से ही क्रेडिट हुआ है। फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम होगी। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चे, आई होप ये जो बेसिक कंसेप्ट था प्रो रेटा का, ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ के करना है, लॉजिक लगाना है, नो रटा। तो ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, ये बुक बहुत स्कोरिंग है, और ये बुक मुझे लगता है जो तीनों बुक्स हैं आपकी, द इजिएस्ट वन इज। ठीक है, तो इसे आराम से समझो, आराम से करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। टिल देन गुड बाय। हाँ बच्चों, लेकिन मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।